हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लोग जो है लास्ट टाइम पे पढ़ाई किए थे कहाँ तक, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन। चलिए, मिलिंग ऑपरेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2 से 4 बातों को आपको बात करेंगे, फिर से रिवाइज करके स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनो, ओके। फर्स्ट मैंने बात किया था कि जो मिलिंग मशीन होता है, मिलिंग मशीन वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है या यूनिवर्सल है, वह डिसाइड किस प्रिंसिपल या किस बेसिस पे होता है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। उसके बाद आपने देखा कि टेबल के मूवमेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन जब आपने ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन देखा तो आपने क्या देखा कि जो टेबल का मूवमेंट था अप एंड डाउन के साथ साथ क्या था, थोड़ा सा रोटेटरी था, थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे आप झुका सकते थे उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी ओमनिवर्सल की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद आपने देखा कि हमने फिर बात किया था पियानो मिलर हो, ठीक है, बड़े वर्क पीस के लिए जहाँ पे टेबल का ट्रेबल कई मीटर में होता है, और सीएनसी को देखा हमने। और फिर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। क्या बात किया था? अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग पढ़ते वक्त हमने आपको एक सिंबल बताया था। अप मिलिंग में एरो क्या था? अलग अलग डायरेक्शन में था, जबकि डाउन मिलिंग में क्या था? सेम डायरेक्शन में था। और आपने चिप थिकनेस देखा, चिप थिकनेस के अकॉर्डिंग ही आपने क्या देखा कि कटिंग फोर्स के जो वेरिएशन था उसको देखा। इतनी सारी बातों को आपने नोटिस किया और इससे मेंस में प्रश्न बनते हैं अप मिलिंग डाउन मिलिंग से। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, लास्ट क्लास में। अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है मिलिंग मशीन ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और यह बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको बता दूं अभी से, जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है वो होती है गियर कटिंग में। कहाँ से हो सकती है? गियर कटिंग में। ओके, चलिए ध्यान से देखो। जो आपका प्लेन मिलिंग है, जो आपका प्लेन मिलिंग है वह कैसे होता है? जो आपका साइड मिलिंग है वो कैसे होगा? या फिर जो आपका एंगुलर मिलिंग है, ये सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मिलिंग मशीन के द्वारा कितने ऑपरेशन किए जाते हैं और कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वन देखो यहाँ पे, प्लेन मिलिंग। क्या लिखा हुआ बालक? प्लेन मिलिंग। उसके बाद आप देखो यहाँ पे साइड मिलिंग है। प्लेन मिलिंग के बाद क्या है? साइड मिलिंग है। फिर से एंगुलर मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, इंड मिलिंग, मिलिंग कीवे एंड स्लॉट्स। ठीक है, मतलब इसके द्वारा कीवे बनाए जा सकते हैं या स्लॉट्स बनाए जा सकते हैं। कीवे और स्लॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है वह आप समझ पा रहे होंगे कि कीवे और स्लॉट्स कहाँ बनते हैं। जब कोई सैफ्ट होता है और सैफ्ट के पास जब हम किसी भी गियर को या किसी भी पुली को क्या करते हैं, माउंट करते हैं, तो जो मोशन, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, वो एक कीवे, एक की लगाता है। तो उस की को लगाने के लिए एक उसके अंदर स्लॉट काटा जाता है, तो उसी को बोलते हैं कीवे। यहाँ है हेलिकल मिलिंग, एक टाइप का है थ्रेड मिलिंग। ओके, फिर आप देखते हो फेस मिलिंग देखते हो, फिर आप देखते हो स्ट्रेडल मिलिंग क्या है, गैंग मिलिंग क्या है, प्रोफाइल मिलिंग क्या है, और सा मिलिंग। ठीक है, गियर कटिंग और कैम मिलिंग। कैम और फॉलोअर आप समझते होगे, कैम और फॉलोअर बहुत अच्छे समझते होगे। तो इतने टाइप्स के मिलिंग ऑपरेशन मिलिंग मशीन पे किए जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, यहीं पे आपको टिक लगा लेना है कि जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि कौन सा मिलिंग ऑपरेशन किस रेंज तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, फर्स्ट वन क्या हुआ, आया हुआ है एग्जाम में, स्ट्रेडल मिलिंग। ओके, स्ट्रेडल मिलिंग कैसा होता है, किस प्रोफाइल से काम करता है, उसमें कितने मिलिंग कटर लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आया हुआ है आपका, गैंग मिलिंग क्या होता है और गैंग मिलिंग का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद आया हुआ है आपका जो इम्पोर्टेंट गियर कटिंग। ठीक है, इतने सारे मिलिंग ऑपरेशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सबसे ज्यादा गियर कटिंग से प्रश्न पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द मिलिंग ऑपरेशन। उसमें इंडेक्सिंग होता है जो हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे मिलिंग ऑपरेशन में। फर्स्ट वन क्या है आपका? प्लेन मिलिंग। चलिए ध्यान से देखो, इसको पढ़ने से पहले आप यहां पे देखो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यह मिलिंग कटर है, रोटेट कर रहा है।
मिलिंग कटर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक अलग अलग क्या लगा हुआ है, कार्बाइड टिप का टूल है। और यह कटर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल है या हॉरिजेंटल, निश्चित रूप से वर्टिकल होगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे यह कैसा मिलिंग होगा, जो आपके पास इमेज में है, यह हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, अब आप देखो प्लेन मिलिंग क्या करता है, यह कटर रोटेट करता है, यह आपका आर्बर होगा या स्पिंडल होगा। आर्बर या स्पिंडल पे अगर आपका कटर लगा हुआ है, रोटेट करेगा तो इसके इस फेस को क्या कर सकता है, कट कर सकता है या इसको स्मूथ कर सकता है। किसी भी वर्क पीस के फेस पूरे सतह को क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। तो ऐसे मिलिंग को हम बोलते हैं प्लेन मिलिंग। क्या बोलते हैं, प्लेन मिलिंग। देखो कैसे, द प्लेन मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन फ्लैट हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस, प्लेन फ्लैट सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ मिलिंग कटर। ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिलिंग कटर। ध्यान से देखो यहाँ पे इमेज में, इस कटर का एक्सिस कौन सा है, यह एक्सिस है, और इस एक्सिस के जो पैरेलल लाइन खींची जाएगी, यह लाइन खींची जाएगी। इसका मतलब है देखो किस सतह को ये फिनिश कर रहा है, यहाँ पे। तो जो स्पिंडल का एक्सिस है उसी के पैरेलल में जो फेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, वह कैसा फेस प्रोड्यूस हो रहा है, प्लेन फ्लैट हॉरिजेंटल, प्लेन फ्लैट हॉरिजेंटल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है, स्लैब मिलिंग होता है। यह आपको नोट करना है, क्योंकि प्लेन मिलिंग और स्लैब मिलिंग दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ पा रहे हैं कि आपने देखा कि जो स्पिंडल का एक्सिस है, स्पिंडल का जो एक्सिस है उसी सतह को कौन मशीन कर रहा है, यह आपका मिलिंग कटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फेस मिलिंग। क्या है, फेस मिलिंग। ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस मिलिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर मशीनिंग अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, यह भी एक तरीके का फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्पिंडल की एक्सिस है और जो यह आपका वर्क पीस है, अगर तो वर्क पीस का जो एक्सिस है एक ही लाइन में है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसको क्या बोला गया है, फेस मिलिंग। क्या बोला गया है, फेस मिलिंग। आप इस एनिमेशन को देख सकते हो, इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यह जो है मल्टी पॉइंट कटर है, और आप देख पा रहे हो जिसके यह इसके फेस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखो, चाहे वह प्लेन मिलिंग हो चाहे वह फेस मिलिंग हो, इन दोनों में कैसा सतह प्राप्त हो रहा है आपको, फ्लैट सरफेस। कैसा, फ्लैट सरफेस प्राप्त हो रहा है। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं, साइड मिलिंग। देखो, यह सब चीजें जो है मैं आपको केवल और केवल इंफॉर्मेशन के जरिए बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते नहीं है, यहाँ पे मेंस में भी प्रश्न नहीं आए हुए हैं। तो साइड मिलिंग कैसा होता है, यहाँ पे आपको केवल इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, साइड मिलिंग। तो ध्यान से देखो, अगर यह आपका वर्क पीस है, सबसे पहले इस इमेज को देखो, अगर यह वर्क पीस है आपका, तो यह आपका कटर हो गया, यह आपका आर्बर हो गया। तो साइड मिलिंग कटर इसको बोलते हैं, और इसके साइड से क्या कर रहे हैं, इस वर्क पीस को कट किया जा रहा है। फिर है, ध्यान से देखो, नाम में ही उसका काम है, द साइड मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस ऑन द साइड ऑफ अ वर्क पीस। ठीक है, कैसा सरफेस दे सकता है, फ्लैट सरफेस दे सकता है, या तो वर्टिकल सरफेस दे सकता है ऑन द साइड ऑफ द वर्क पीस। कहाँ पे, वर्क पीस के साइड में, वर्क पीस के साइड में, बाय यूजिंग कौन सा कटर, साइड मिलिंग कटर। तो ध्यान से देखो, इस टाइप के कटर को बोलते हैं साइड मिलिंग कटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साइड से कटिंग हो रहा है इस वर्क पीस को, तो ऐसे कटर को बोला जाता है साइड मिलिंग कटर। तो तीन ऑपरेशन हो गए। फर्स्ट वन क्या था, प्लेन मिलिंग को क्या बोलते हैं, स्लैब मिलिंग। क्या बोलेंगे, स्लैब मिलिंग बोलेंगे। उसके बाद आपने देखा फेस मिलिंग होता है, और फिर थर्ड वन क्या देखा आपने, साइड मिलिंग। क्या होगा बालक, साइड मिलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रेडल मिलिंग। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे।
क्यों? क्योंकि यह एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रैडल मिलिंग है क्या और इसके बारे में आपको जानना होता है। इसको पढ़ने से पहले इस इमेज को ध्यान से देखो। देखो, स्ट्रैडल मिलिंग की एक खास बात है। फर्स्ट वन क्या है कि जो आपका आर्बर होता है, आप देख पा रहे हो आर्बर, इस आर्बर पे यहाँ पे एक मिलिंग कटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक मिलिंग कटर लगा हुआ है। इसका मतलब है एक आर्बर पर 2 मिलिंग कटर आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट वन आप देख पा रहे हो कि अगर आर्बर पे कुछ इस टाइप का मिलिंग कटर है तो इसको बोलते हैं कैसा, साइड मिलिंग कटर बोलते हैं। ठीक है, साइड मिलिंग कटर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेसर। मैंने आपको बोला था, एक टर्म दिया था कॉलर, आपको याद होगा कॉलर। कॉलर से क्या होता है कि 2 मिलिंग कटर के बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा किया सकता है। यह रिंग टाइप की होती हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे लगे हुए। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग रिंग टाइप के कॉलर्स लगे हुए हैं। इन कॉलर्स को बोला जाता है क्या, स्पेसर। क्या बोला जाता है बालक? स्पेसर बोला जाता है। चलिए ठीक है, यह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब होता क्या है, अगर वर्क पीस को हमको इस स्टेप्स में कटिंग करनी है, आप देखो इस कलर को जरा ध्यान रखना, देखो स्टेप्स बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेप्स। तो अगर ऐसी कटिंग करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रैडल मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग की खास बात है, एक ही आर्बर पर 2 कटर लगे हुए हैं। इन दोनों कटर के बीच का डिस्टेंस कौन मैनेज करता है, कॉलर या स्पेसर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वर्क पीस पे जो कटिंग करना है यहाँ पे करना है, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, मतलब और अंदर की, तो इसका मतलब यह कटर यहाँ पे आना चाहिए, यह वाला कटर यहाँ पे आना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्पेसर को निकाल देते हैं। तो जब स्पेसर को निकाल देंगे तो यह क्या है, आपका जो मिलिंग कटर शिफ्ट हो जाएगा और पास। तो जब ये और पास आ जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे कटिंग कर लेगा। इसका मतलब है स्पेसर के द्वारा हम डिफरेंट साइज के वर्क पीस की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैडल मिलिंग से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि स्ट्रैडल मिलिंग होता है, एक ही आर्बर पर 2 कटर होते हैं। याद रखना, एक ही आर्बर पर 2 कटर होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल मिलिंग। तो आपको यह ध्यान से इस इमेज को अपने दिमाग में रखना होगा और इसी को बोलेंगे स्ट्रैडल मिलिंग। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो। द स्ट्रैडल मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट वर्टिकल सरफेस ऑफ बोथ साइड। ध्यान से देखो, बोथ साइड कर रहा है कि नहीं, इस साइड भी कर रहा है और इस साइड भी कर रहा है। तो फ्लैट सरफेस दे रहा है, वर्टिकल सरफेस दोनों तरफ दे रहा है, वर्कपीस के इस साइड भी और इस साइड भी। आगे आओ, फिर कह रहा है ऑन द वर्कपीस बाय यूजिंग 2 साइड मिलिंग कटर। इसका मतलब आपने कितने मिलिंग कटर का यूज किया, 2, और दोनों का नाम क्या है, साइड मिलिंग कटर। जरा ध्यान से देखो, यह साइड मिलिंग कटर है, अगर एक इधर है और इसी तरीके से एक इस तरफ लग जाएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से इस तरफ लग जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैडल मिलिंग। अब माउंटेड ऑन द सेम आर्बर, बिल्कुल सही है कि जो 2 साइड मिलिंग कटर होगा वह एक ही आर्बर के ऊपर क्या होगा, माउंटेड होगा। फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कटर्स इज करेक्टली एडजस्टेड बाय, ठीक है, सुटेबल स्पेसिंग कॉलर। तो आप इन 3 से 4 बातों को बहुत ध्यान से रखना। स्पेसिंग कॉलर्स लगे होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दोनों कटर्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं या तो ज्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है, स्ट्रैडल मिलिंग कटर के बारे में आपको पता हो गया। और स्ट्रैडल मिलिंग कटर इस इमेज के द्वारा अपनी पूरी की पूरी व्याख्या कह रहा है। ठीक है, इस इमेज को अगर आपने ध्यान से देख लिया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देख लिया तो यह पहली बात क्या बता रहा है कि एक ही आर्बर पर 2 कटर लगे हुए हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है कि 2 आर्बर के बीच का डिस्टेंस किसके द्वारा मैनेज हो रहा है, स्पेसर को। स्पेसर को हम क्या बोलते हैं, कॉलर। और इसके साथ एक ही टाइम पे, खास बात, एक ही टाइम पे 2 सतह या 2 फेस की क्या हो सकती है, मशीनिंग 2 फेस की हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, आओ आगे। फिर अगला हमारा टॉपिक है एंगुलर मिलिंग। क्या है बालक, एंगुलर मिलिंग। चलिए देखो क्या होता है,
एंगुलर मिलिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एंगल में किसी स्लॉट को कट करना है, किसी एंगल में किसी स्लॉट को कट करना है, द एंगुलर मिलिंग इज द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस एन एंगुलर सरफेस। ठीक है, कैसा सरफेस बनाना है? एंगुलर सरफेस। एक बात आपने नोटिस किया होगा, जैसा प्रोफाइल बनाना होता है वर्क पीस के अंदर, या वर्क पीस की डिजाइन जैसी बनानी होती है, उसी डिजाइन का आपका कटर भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि यह आपका कटर है, ठीक है, इसके एक साइड को मैं बना रहा हूं, यह आपका कटर है, तो अगर यह कटर कट करेगा तो जो वर्क पीस होगा, वर्क पीस का जो कटिंग वाला पोर्शन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक पा रहे हो? और अगर यही कटर कुछ अलग इस स्टाइल का है, मान लो, तो आपका वर्कपीस की डिजाइन कैसे बनेगी? ठीक है, यह आपका वर्कपीस डिजाइन बनेगा, जो वर्कपीस के अंदर जो प्रोफाइल जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके का हमको सरफेस प्राप्त करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस कटर की डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर सरफेस करने के लिए आपको कटर भी उसी तरीके का यूज करना होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, अगर आपने ऐसा कटर यूज किया तो यह सरफेस मिल रहा है, अगर आपने कुछ इस तरीके का प्रोफाइल का कटर यूज किया तो सरफेस इस तरह मिल रहा है। उसी तरीके से एंगुलर सरफेस आपको फाइंड करना है तो आपको कौन सा कटर यूज करना होगा? एंगुलर कटर। चलो, इस सवाल से एक छोटी सी बात आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले आपको यह बताना है कि वी ब्लॉक का नाम सुना है आपने? ठीक है, बिल्कुल वी ब्लॉक का नाम सुना है। वी ब्लॉक आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा होता था। ठीक है, वी ब्लॉक है, और वी ब्लॉक का यूज बेसिकली क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि जो राउंड शेप वर्क पीस होते हैं उसको क्या करता है? वो सपोर्ट करता है। अगर ये लेंथ में भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका लेंथ में भी हो सकता है, तो राउंड शेप वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए आप वी ब्लॉक का यूज करते हो। यह बेसिक प्रश्न है, मेट्रोलॉजी का है, लेकिन यहाँ पे है तो आप समझ पा रहे हो बात को। तो एंगुलर मिलिंग कटर के द्वारा हम क्या करेंगे बालक? किसी भी वर्क पीस की सतह को क्या बनाएंगे? एंगुलर। आगे चलते हैं, गैंग मिलिंग। हम यहां भी रुकेंगे क्योंकि यह भी एग्जाम का प्रश्न। ठीक है, यह भी एग्जाम का प्रश्न है। नाम क्या है? गैंग मिलिंग। ध्यान से देखो, पढ़ने से पहले इसको देखो। इस इमेज को देख के आपको केवल पहला प्रश्न बताना है कि इसमें कितने कटर हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कटर्स यूज? कितने कटर हैं अजी? 1 2 एंड 3, ऐसा? कितने हैं बताओ जरा तो। चलो, हो गया 1 2 एंड 3। कितने लोगों को लग रहा है? बहुत लोगों को। चलिए, अब ध्यान से देखो, पहला जो है, इस पर ध्यान दो, जहां पे हम पेन चला रहे हैं इसको बोलेंगे फर्स्ट, का मतलब पहला कटर कौन सा है? यह। दूसरा देखो, यहां पे यह कौन सा कटर हो गया? दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कटर देखो, यह आपका क्या हो गया? थर्ड। यहां पे देखो, यह क्या हो गया? फोर्थ। यहां पे देखो, यह क्या हो गया? फिफ्थ। का मतलब यहां इस इमेज में पर्टिकुलर कितने कटर लगे हुए हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड, ठीक है, ये 5 कटर्स का कॉम्बिनेशन है। अब यह कम भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये और भी कम हो सकता है, लेकिन अब गैंग मिलिंग का मतलब है, गैंग का मतलब ग्रुप। गैंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप ऑफ कटर्स। अगर कटर्स का ग्रुप हो जाए तो उसको बोलेंगे गैंग। 2 या 2 से अधिक, जब 2 से अधिक कटर का हम यूज करते हैं, ध्यान से देखो, डाया, यहां पर डाया सबका डिफरेंस है, सेम आर डिफरेंस। यहां पे डाया देख पा रहे हो, इन दोनों का डाया सेम है, इन दोनों का डाया सेम है, और इसका अलग है। इसका मतलब जब हम कटर्स का यूज करते हैं, एक ही आर्बर पर अलग अलग डाया के कटर का यूज करें, तो इस टाइप के कटर को हम क्या इस टाइप के मशीन को हम क्या बोलेंगे? गैंग मिलिंग। और गैंग मिलिंग ऑपरेशन इस टाइप को हम बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर आपको लग रहा होगा
कि अगर यह स्ट्रेडल होता तो इस बीच का 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर एलिमिनेट हो जाता। इसका मतलब अगर इसी मिलिंग को आपको स्ट्रेडल शो करना होता तो आप क्या करते, इसने को क्या करना होता है, इसको हटा देते और बीच में क्या लगा देते, स्पेसर या कॉलर लगा देते। जबकि यह कौन सा मिलिंग है, गैंग मिलिंग। तो आप देखो वर्कपीस की प्रोफाइल कैसी बनी होगी, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। फर्स्ट ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे। यह आपके वर्कपीस की प्रोफाइल है, ठीक है। अगर इस वर्कपीस को आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही तो इसका प्रोफाइल है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, गैंग मिलिंग। क्या बोलेंगे बालक, गैंग मिलिंग, ठीक है। जरा पीछे आओ। द गैंग मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग सेवरल सरफेस ऑफ द वर्कपीस। इसका मतलब इसके द्वारा आप अलग अलग सतह को क्या कर सकते हो, वर्कपीस के अलग अलग सतह को क्या करोगे, वर्कपीस के अलग अलग सतह की मशीनिंग कर सकते हो। अब एक बात और जानते हो, फीड हम किसको देते हैं, कटर को या वर्कपीस को? बहुत ध्यान से जवाब दो। फीड हम किसको देते हैं? आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए, वर्कपीस को। फिर से देखो क्या है, फीडिंग द टेबल। अगर टेबल को हम फीड देंगे इसका मतलब हम वर्कपीस को फीड दे रहे हैं, क्योंकि टेबल ऊपर बढ़ेगा तो वर्कपीस भी ऊपर बढ़ेगा। फीडिंग द टेबल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, द नंबर ऑफ कटर हैविंग सेम और डिफरेंट डायामीटर। इसका मतलब है कटर का डायमीटर या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट भी हो सकता है। और नंबर ऑफ कटर, ठीक है, माउंटेड ऑन द आर्बर ऑफ द मशीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको एक बात पूछना चाहिए कि स्ट्रेडल मिलिंग और गैंग मिलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यह है कि जो स्ट्रेडल मिलिंग होगा, बहुत ध्यान समझना क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट वन, जो आपका स्ट्रेडल मिलिंग होगा उसमें जो कटर लगा होगा वह हर हाल में दोनों का डाया सेम होगा। एक ही आर्बर पर सेम डायमीटर के केवल 2, ठीक है, एक ही आर्बर पर सेम डायमीटर के 2 इंड मिलिंग कटर होते हैं। कैसे होते हैं, इंड मिलिंग कटर लगे होते हैं 2, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेडल मिलिंग। जबकि गैंग मिलिंग में 2 से ज्यादा होता है, या तो उसका डाया सेम हो सकता है या तो डिफरेंस हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि इंड मिलिंग हो। देखो 10 मिलिंग कटर लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे साइड मिलिंग कटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह कटर का भी एक प्रॉपर्टी है, चाहे वह प्लेन मिलिंग कटर बीच में लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे सेम या डिफरेंट डाया का कटर लग सकता है और प्लेन मिलिंग कटर भी लग सकता है। जबकि स्ट्रेडल में कैसा लग रहा है, इंड मिलिंग कटर लग रहा है और सेम डाया के 2 लग रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस है गैंग में और मिलिंग में। चलिए, सबसे ज्यादा प्रश्न जो गैंग में आता है कि अगर आप किसी भी आर्बर पर 2 या 2 से अधिक कटर का यूज कर रहे हो, समझना बात को, एग्जाम में प्रश्न कैसे आया हुआ है कि यदि किसी एक आर्बर पर 2 या 2 से अधिक मिलिंग कटर लगाए जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, गैंग मिलिंग। अगर दूसरा सवाल आता है कि अगर एक ही आर्बर पर, ध्यान समझना, अगर एक ही आर्बर पर सेम डाया के, अगर एक ही आर्बर पर सेम डाया के 2 कटर लगे हुए हैं तो उस टाइप के मिलिंग कटर, सॉरी मिलिंग ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेडल मिलिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रेडल मिलिंग। चलिए धन्यवाद, आगे चलो। यहाँ पे क्या लिखा है बालक, फॉर्म मिलिंग। क्या लिखा हुआ है, फॉर्म मिलिंग। ध्यान से देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट वन प्लेन मिलिंग, सेकेंड वन फेस मिलिंग, थर्ड वन प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, उसके बाद शायद इंड मिलिंग था, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या था, चलो यहाँ पे आते हैं, इंड मिलिंग हो गया, स्ट्रेडल, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, स्ट्रेडल और एंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रेडल मिलिंग, ठीक है, पांचवा नंबर एंगुलर मिलिंग, छठा नंबर हमने बात किया गैंग मिलिंग,
और अभी फिर बात क्या कर रहे हैं आपका फॉर्म मिलिंग। ठीक है, प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, इन मिलिंग, साइड मिलिंग, ठीक है, एंगुलर मिलिंग, गैंग मिलिंग आपका, सॉरी स्टेडल मिलिंग हो गया आपका, एंगुलर मिलिंग हो गया, गैंग मिलिंग हो गया, फॉर्म मिलिंग। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, फॉर्म मिलिंग का। ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मिलिंग का जो प्रोफाइल होगा, मिलिंग का कटर का जो प्रोफाइल होगा, उसी प्रोफाइल का ही सतह बनता है, उसी प्रोफाइल का क्या बनता है, सतह बनता है वर्कपीस पे। मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। फॉर्म मिलिंग का मतलब ही है कि कटर को उसी फॉर्म का बनाओ जिस फॉर्म का आपका वर्कपीस होना चाहिए। आप देख पा रहे हो वर्कपीस का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, कुछ कर्वेचर फॉर्म में है यहाँ पे सेंटर में, और फिर ऊपर क्या है, प्लेन है। देखो यहाँ पे ये प्लेन है और यहाँ पे कुछ ऐसा है और ये फिर से प्लेन है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कितने कटर लगे हुए हैं, ध्यान से देख पा रहे हो। एक यह है प्रोफाइल टाइप का, एक इधर है प्लेन है, ठीक है, एक यहाँ पे, इस पूरे का कॉम्बिनेशन है ये। तो आपके कटर का प्रोफाइल कैसा बन गया, 1 कर्वेचर वाला और 2 प्लेन वाला। तो इस पूरे के पूरे को हमने क्या बोल दिया है, फॉर्म मिलिंग। ध्यान से देखो, जो सतह बनेगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी फॉर्म का डिजाइन किसका होगा, कटर का। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली वो है टेम्पलेट गेज। क्या नाम है बालक, टेम्पलेट गेज। तो ध्यान से देखो, The form milling is the operation of production of irregular contours by using form cutters। ठीक है, तो इस कटर को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म कटर बोलेंगे। कैसा कटर बोलेंगे, फॉर्म कटर। कैसा कंटूर बनाएगा, इरेगुलर कंटूर। ठीक है, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर जो खेती होती है वो कंटूर विधि से होती है। ठीक है, मतलब कि एक लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये जो कंटूरिंग मतलब एक टाइप का प्रोफाइलिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर कोई वर्कपीस ऐसा है जिस पर बहुत ही जटिल शेप का, कॉम्प्लेक्स शेप का आपको एक डिजाइन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, उस डिजाइन को पहले वर्कपीस पे न बना के कटर पे बनाते हैं। तो कटर को ही पहले वैसे बना लेते हैं, तो जब कटर रोटेट करेगा अपना इंप्रेशन उस पर दे देगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, फिर आफ्टर द मशीनिंग फॉर्म सरफेस इज चेक्ड बाय टेम्पलेट गेज। ओके, कौन सा गेज है, टेम्पलेट गेज। अगर तुम लोग साथ होते तो मैं जरूर पूछता टेम्पलेट गेज क्या होता है और तुम लोग बताते भी। चलिए मान के चलते हैं कि तुम लोगों ने बता लिया होगा टेम्पलेट गेज क्या है, पता चल गया टेम्पलेट गेज क्या होता है, पता चल गया नहीं। चलिए ध्यान से देखो, होता क्या है कि टेम्पलेट गेज, सबसे पहले जानते हो गेज क्या होता है, बेसिक बात जान लो। गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी स्टैंडर्ड साइज का होता है और एक टाइप से उस स्टैंडर्ड साइज से वर्कपीस को कंपेयर करता है। इसका मतलब है वो किसी को मेजर नहीं करता कि कितना सेंटीमीटर है, कितना गहरा है, वो मेजरमेंट नहीं देता। वह क्या करता है, कंपेयर करता है। जस्ट लाइक अ कंपरेटर। कंपरेटर क्या करता है, किसी स्टैंडर्ड साइज से इसको कंपेयर करेगा। अब सपोज करो, मान लो आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया। देखो इसको हमने बोला है टेम्पलेट, बहुत ध्यान से देखना। तो इस लाइन को हमने कहा है टेम्पलेट। ठीक है, इस टेम्पलेट को मैंने बताया, इसको हमने बोला है टेम्पलेट। अब होगा क्या कि इस टेम्पलेट से आपको चेक करना है वर्कपीस की एक्यूरेसी। कैसे कि अगर आपने यह शेप बना लिया है तो आपका वर्कपीस कैसा होगा, ध्यान से देखो ऐसा। क्या आपका है बालक, वर्कपीस। ध्यान से देखो, तो जब आपने वर्कपीस को इस फॉर्म कटर से कट करने के बाद मान लो आपने ऐसा सतह प्राप्त किया, कैसा, इस साइज का, तो इस साइज के सतह को मेजर करने के लिए इस तरीके का क्या होगा, टेम्पलेट होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया।
तो क्या करते हैं, इस टेम्पलेट को इसके ऊपर रख देते हैं। तो जब ये टेम्पलेट इसके ऊपर रखने के बाद पूरी तरीके से इसमें सेट हो जाएगा, मतलब यह टेम्पलेट अगर इसके अंदर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, इसके बीच में कहीं गैपिंग नहीं आएगी। अगर इसके बीच में कहीं गैपिंग नहीं आएगी तो हम यह मान के चलेंगे कि आपका जो वर्कपीस बना है वह एक्चुअल में क्या है, एकदम सही साइज का बना है। ओके, तो इसकी साइज सही है या नहीं, यह किससे हम मेजर करते हैं, टेम्पलेट गेज से। अगर आप इस वर्कपीस को देखो जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए टेम्पलेट कैसे डिजाइन होगा, आपने इसको बना लिया, यह एक टाइप का टेम्पलेट है जो हमारे पास इस इमेज में वर्कपीस है। अगर उसके लिए हमको टेम्पलेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। पहले देखो वर्कपीस कैसा है, वर्कपीस की कटिंग कुछ ऐसी है कि नहीं, यह आपका वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस के प्रोफाइल को चेक करने के लिए जो टेम्पलेट बनेगा वह निश्चित रूप से ऐसे बनेगा। देख पा रहे हैं, यह तो क्या करेगा, यह टेम्पलेट जब इसके अंदर इंसर्ट होगा तो इसके बीच में जब मैचिंग पॉइंट होगा तो बीच में क्या नहीं होना चाहिए, क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। और अगर क्लियरेंस बन रहा है इसका मतलब इसको और कटिंग की जरूरत है। और इसी मैचिंग पॉइंट को हम चेक करके इस वर्कपीस को क्या करेंगे, ओके करेंगे कि यह पूरी मशीनिंग हो चुकी है या नहीं। तो प्रोफॉर्म मिलिंग्स को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि फॉर्म मिलिंग का मतलब ही है कि कटर उसी फॉर्म का होना चाहिए जिस फॉर्म का हमको वर्कपीस चाहिए। वर्कपीस के अकॉर्डिंग हमने टूल की डिजाइन किया, वर्कपीस के अकॉर्डिंग हमने टूल की डिजाइन किया, और टूल की डिजाइन जैसी है वो वैसा है शेप बना के आपको देगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एंड मिलिंग। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एंड मिलिंग। अब यह आपका वर्कपीस है, ठीक है, यह आपका वर्कपीस है, कुछ वर्टिकली रखा हुआ है, और आपका यह कटर है, और कटर की एक्सिस मान लो कैसा है, हॉरिजॉन्टल टाइप का। अब क्या करेगा, इस तरीके से कट कर रहा है यहाँ पे 1 2, देखो आपने यहाँ पे उसने बना रखा है 1 2 और तीसरा, इसका मतलब इसके इस एंड को कट किया, इस एंड को कट किया, और इस एंड को भी कट कर रहा है। तो the end milling is the operation to produce flat surface which may be vertical, horizontal or at angle with the reference the table of surface। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पे टेबल होगा, ठीक है। तो टेबल के अकॉर्डिंग यह क्या कर सकता है, फ्लैट कट कर सकता है, वर्टिकल भी कट कर सकता है, और किसी भी एंगुलर पे कट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं एंड मिलिंग। ध्यान से देखो, एंड मिलिंग और एंड मिलिंग। एक बात और को यहीं पे ध्यान से रखना, हमने आपसे बोला था कि टेबल में होता है टी स्लॉट। ध्यान से देखो, टेबल में क्या होता है, टी स्लॉट। तो अगर यहाँ पे हमको टी स्लॉट बनाना होगा, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है यह कुछ ऐसा टी स्लॉट होगा। तो इसके अंदर भी एक कटर इंसर्ट करना होगा, ठीक है, कटर इंसर्ट करना होगा। तो एक अंदर से कैसा स्लॉट बनेगा, टी स्लॉट। तो हम टी स्लॉट के बारे में जिक्र करेंगे। अभी हम बात करते हैं कौन सा, एंड मिलिंग। तो एंड मिलिंग आप देख पा रहे हो, ये एंड मिलिंग का ऑपरेशन है, ठीक है। आगे चलो, सा मिलिंग एंड टी स्लॉट। तो आपको यहां पर रुकना है, टी स्लॉट और यहां भी सा मिलिंग, ठीक है। जब आप लोग डिप्लोमा कर रहे होंगे तो वहां पे एक टॉपिक आपके पास एक होगा फाउंड्री कारपेंट्री साहब। कौन सा साहब होगा, कारपेंट्री साहब। वहां पे आप टेनन सा, रिप सा का यूज किया था ना। सा जैसा क्या होता है, एक पतली सी ब्लेड होती है जिसमें बहुत सारे टीथ होते हैं, मल्टी टीथ होते हैं, जिसको आप या तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में या तो बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या करते हो, कट करते हो। एनीवे, तो उसी तरीके से जब पतली स्लॉट वाली, मतलब बहुत ही थिन ब्लेड का मिलिंग कटर होता है, तो ऐसे मिलर को हम क्या बोलते हैं, सा मिलिंग कटर। क्या बोलते हैं, सा मिलिंग कटर। इसका मतलब अब कटर बहुत ही पतला है, ठीक है, बहुत ही डिस्क टाइप का, जैसे सीडी डिस्क होती है, सीडी डिस्क आपने देखा है, तो उसी टाइप का अगर कटर का जो थिकनेस होगी बहुत कम होगी, तो उस टाइप के कटर को हम क्या बोलते हैं, सा मिलिंग कटर। जबकि और आपने देखे कटर में कुछ थिकनेस थी, काफी थिकनेस थी।
इन द ऑपरेशन, ठीक है, पार्टिंग ऑफ। क्या करेगा, सबसे पहले देखो क्या कर रहा है ये, पार्टिंग ऑफ। इसका मतलब समझ रहे हो कि किसी भी वर्कपीस को कट करके दो टुकड़ों में बांट देने को हम बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। क्या बोलेंगे बालक, पार्टिंग ऑफ। प्रोड्यूसिंग नैरो स्लॉट, नैरो का मतलब बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही संकीर्ण एक टाइप का स्लॉट बनाना होगा वर्कपीस में। अगर हम बात करें सा मिलिंग का, ध्यान से देखो, अगर ये आपका वर्कपीस है, ध्यान से देखो वर्कपीस है, ठीक है, यह आपका वर्कपीस है बालक। अब इस वर्कपीस को मान लो आपने कुछ ऐसे टेबल पे रखा हो, ये आपका वर्क टेबल है, वर्क टेबल है आपका, यह आपका है वर्कपीस है। यहां बीच में गैपिंग क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे आपका क्या है, एक्सिस है आर्बर की, और यहां पे देखो कटर लगा हुआ है, और कटर देखो बहुत ही थिन है, डिस्क टाइप का है। और जब यह रोटेट करेगा तो क्या होगा, यह इस वर्कपीस को कट कर देगा दो टुकड़ों में, एक इधर हो जाएगा और एक इधर। इसका मतलब है जो सा मिलिंग होता है वह वर्क पीस को दो टुकड़ों में कट कर देता है, लेकिन सा मिलिंग की क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही पतले डिस्क में, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि नैरो स्लॉट बनाता है। कैसा स्लॉट बनाता है, नैरो स्लॉट। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, अगर यह कुछ डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, कुछ डिस्टेंस तक यह नैरो स्लॉट बना सकता है। देखो कैसे, का मतलब ये, अगर यह कटर कुछ अंदर तक यहां तक आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नैरो स्लॉट बनेगा, मतलब बहुत ही संकीर्ण स्लॉट भी बना सकता है। तो ये दोनों काम, या तो इसको पूरा कट कर देगा, इसको क्या बोलेंगे, पार्टिंग ऑफ बोलेंगे, और अगर इसे नैरो स्लॉट बना दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, नैरो स्लॉट। तो सा मिलिंग के द्वारा दो काम हो सकता है, या तो वर्कपीस को पूरी तरीके से पेरेंट मेटल से कट करके दो टुकड़ों में कर देना, और उसके बाद अगला आपने क्या देखा, या तो बहुत नैरो स्लॉट को बना सकते हैं। अगला क्या है बालक, टी स्लॉट मिलिंग। ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि टी स्लॉट का यूज क्या है। हमने आपको क्या बता रखा था कि जब मिलिंग करते वक्त हम लोगों ने जो टेबल यूज किया था, तो मिलिंग मशीन का जो टेबल है, अब तो आपको जितने मशीनें पढ़ाएंगे सब में टी स्लॉट वाला ही होगा। तो मिलिंग मशीन का जो टेबल था उसमें टी स्लॉट लगा हुआ था, और टी स्लॉट का बेसिक काम क्या था, तो आप क्या बोलोगे कि वर्क पीस को होल्ड करने के लिए एक डिजाइन बनाया जाता है, किसमें, टेबल पे। तो अब यह टी स्लॉट को बनाया कैसे जाता, बात समझ पा रहे हो कि टी स्लॉट को बनाया कैसे जाता है, नाम क्या है, टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा। क्या बोलते हैं इसको, टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा। तो टी स्लॉट मिलिंग कटर के द्वारा हम क्या बनाते हैं, टी स्लॉट किस पर बनाते हैं, वर्कपीस। बिल्कुल सही है, टी स्लॉट ऑफ फॉर्म विथ टी स्लॉट मिलिंग कटर। तो आपको अंडरलाइन करना है, यह एग्जाम का प्रश्न है। प्रश्न आया हुआ है कि टी स्लॉट बनाने के लिए कौन सा कटर यूज करोगे। देखो नाम में रटने की जरूरत नहीं है, टी स्लॉट मिलिंग कटर। तो टी स्लॉट मिलिंग कटर के द्वारा, टी स्लॉट मिलिंग कटर के द्वारा आप क्या बना सकते हो, टी स्लॉट बना। और जो आपका सा मिलिंग है, इसके द्वारा दो काम हो सकते हैं, या तो वर्कपीस को पूरी तरीके से कट कर दो, उसको क्या बोलेंगे, पार्टिंग ऑफ। क्या बोलेंगे, पार्टिंग ऑफ। और अगर या तो आप क्या करो, बहुत ही पतली संकीर्ण क्या बनाओ, उसमें स्लॉट बनाओ, उसको क्या बोलेंगे, नैरो स्लॉट। दोनों बातें हो गई। आगे आओ, आप यहां पे देखो, सबसे पहले अगर आप इस चीज को नोट करो तो यह आपका पतला सा वर्कपीस है, ठीक है, यह वर्कपीस रखा हुआ, ध्यान से देख पा रहे हो तो यह क्या है, टेबल के बीच में बना हुआ क्या, टी स्लॉट। यही तो टी स्लॉट है, यह आपका टेबल होगा, वर्क टेबल होगा। वर्क टेबल की जो टी स्लॉट है, अब यहाँ पे यह इसका आर्बर है, ठीक है, आर्बर है, और यह एक नंबर का क्या है, कटर है। क्या है बालक, कटर है। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो क्या करेगा, इस पूरे को कट कर, अगर यह कट कर देगा तो यह वर्कपीस का यह टुकड़ा इस तरफ, यह टुकड़ा इस तरफ,
तो इस ऑपरेशन को बोलेंगे पार्टिंग ऑफ। तो प्रश्न आया हुआ है कि किस कटर का यूज करके, समझना बात को, कि किस कटर का यूज करके हम किसी भी वर्कपीस को दो अलग अलग टुकड़ों में करते हैं, तो नाम क्या है, सा मिलिंग। ठीक है, अगर आपको पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना है कटर का यूज करके, तो कौन सा मिलिंग कटर यूज करेंगे, सा मिलिंग कटर। और अगर आपको टी स्लॉट बनाना है तो कौन सा यूज करोगे, टी स्लॉट मिलिंग कटर। कौन सा, टी स्लॉट मिलिंग कटर। चलिए ध्यान से देखो, सबसे पहले जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। आपके पास एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि टी स्लॉट मिलिंग कटर बनाने से पहले, टी स्लॉट मिलिंग कटर बनाने से पहले आपको इस इमेज से लग रहा होगा कि यह कटर इसके अंदर इंसर्ट कर गया है, इसका चौड़ा वाला भाग यहाँ पे है और यहाँ पे नैरो वाला भाग यहाँ पे, इसके अंदर इंसर्ट कैसे कर गया, ये सोच रहे होगे। तो मैं आपको बता दूं, यह जो है कटर ऐसे रोटेट कर रहा है और यह इसके साइड से, मतलब आपका टेबल वर्कपीस ऐसे आ रहा है, इसका मतलब है वर्कपीस इसके साइड से इसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, मतलब आपका कटर इस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है। इसका मतलब यह इसका साइड व्यू देख पा रहे हो। कौन सा व्यू आपका देख पा रहे हो, ये इसका साइड व्यू है, जिसके कारण यह कटर इसके अंदर इंसर्ट होता हुआ जा रहा है। तो टी स्लॉट बनाने से पहले आपको यह वाला पार्ट को कटिंग करना पड़ेगा। इस पार्ट को आपको कट करना पड़ेगा। और इस पार्ट को कैसे बनाओगे, इंड मिलिंग से। देखो यहाँ पहले यह वाला पार्ट बनाओगे, इसको क्या बोलते हैं, इंड मिलिंग। तो पहले आप इंड मिलिंग से एक लाइन खींचोगे पूरे वर्क पीस पे। जब इंड मिलिंग से लाइन खींच लोगे तो इसके अंदर आप एक कटर इंसर्ट करोगे जिसको बोलेंगे टी स्लॉट मिलिंग कटर। ठीक है, तो यह टी स्लॉट मिलिंग कटर फिर इसके अंदर इंसर्ट होगा। इसका मतलब है कि टी स्लॉट मिलिंग कटर तभी यूज होगा जब उसके एक एंड पर कौन सा मिलिंग हो चुका होगा, इंड मिलिंग हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, आप इस इमेज से देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड मिलिंग हुआ है और यह कौन सा है, टी स्लॉट। तो टी स्लॉट मिलिंग कटर। चलिए आपको एक बार फिर से यहाँ ध्यान से देखो। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मिलिंग मशीन के ऑपरेशन। देखो थोड़ा सा हम लोग तेज चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह जो भी प्रश्न है मैंने आपको बता दिए और आपको पता भी है। तो इतने सारे ऑपरेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैं रुक के बताया, बाकी सभी चीज़ों को केवल आपको जानना है, इन्फॉर्मेशन। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, आइए, आपने देखा क्या बालक, पहला क्या, प्लेन मिलिंग। क्या देखा, प्लेन मिलिंग। तो आपके दिमाग में प्लेन मिलिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए। वह इमेज कैसी है, ध्यान से देखो। आपके पास एक इमेज बनना चाहिए। यह आपका क्या है बालक, कटर है, और यह उसका क्या है, स्पिंडल है। यह आपका क्या है, वर्कपीस है। तो कैसा मिलिंग हो गया, प्लेन मिलिंग हो गया। प्लेन मिलिंग को एक और नाम देते हैं, क्या बोलो, स्लैब मिलिंग। ठीक है, साइड मिलिंग की बात आपने किया। साइड मिलिंग आपने क्या देखा, यहाँ पे एक कटर था, यहाँ पे एक एक्सिस थे, यहाँ पे आपका क्या था, वर्कपीस था। ये आपका साइड मिलिंग हो गया। एंगुलर मिलिंग आपने क्या देखा कि आपका जो वर्कपीस है किसी एंगल पे कट रहा है, और एंगल पे कटने के लिए आपका जो कटर होगा वह भी किसी एंगल पर होगा, और इसको क्या बोल रहे हैं, एंगुलर कटर बोल रहे हैं। फॉर्म मिलिंग आपने देखा। फॉर्म मिलिंग क्या था कि जो कटर का जो फॉर्म था, इसी फॉर्म का ही आपका क्या बन रहा था, सतह बन रहा था। इसका मतलब इसी को हमने क्या बोला था, फॉर्म मिलिंग कटर। तो फॉर्म मिलिंग कटर की एक्यूरेसी चेक करते हैं टेम्पलेट गेज से। किससे चेक करते हैं बालक, टेम्पलेट गेज से। ठीक है, अगला देखो इंड मिलिंग। आपने इंड मिलिंग देखा, वर्क पीस कुछ ऐसा था, उसके इस साइड से क्या कर रहा था, कट कर रहा था। मिलिंग की वे स्लॉट्स आपने देखा, हेलिकल मिलिंग नहीं देखा, थ्रेड मिलिंग नहीं देखा, फेस मिलिंग आपने देखा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्कपीस था, यहाँ पे आपका क्या था, कटर था, यह रोटेट कर रहा था, यह आपका वर्कपीस था। स्ट्रेडल मिलिंग आपने देखा कि एक आर्बर होगा, यहाँ पे एक एंड मिलिंग कटर लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा, और बीच में क्या होगा, आपका वर्कपीस होगा। यह आपका क्या है बालक, वर्कपीस है। तो यह कौन सा हो गया, स्ट्रेडल मिलिंग हो गया। गैंग मिलिंग क्या था, गैंग मिलिंग में भी आर्बर एक ही होता है, लेकिन दो या दो से डिफरेंट
ज़्यादा अलग अलग क्या लग सकते हैं, कटर लग सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्क पीस होगा। यह आपका क्या हो गया, गैंग मिलिंग हो गया। प्रोफाइल मिलिंग, सा मिलिंग, ध्यान से देखो, सा मिलिंग आपने क्या देखा था, सा मिलिंग की खास बात क्या थी कि जो इसका कटर होता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत पतला होता है, और यह वर्क पीस को क्या करता है, पार्टिंग ऑफ करता है, मतलब दो टुकड़ों में तोड़ देता है, कट कर देता है, दो टुकड़ों में कट कर देता है। नाम क्या है इसका, सा मिलिंग। उसके बाद आपने देखा टी स्लॉट मिलिंग, कौन सा मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग। तो यह मिलिंग के बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन थे जो आपने देख लिए, और इसमें बहुत सारों को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत आपने पढ़ा होगा। अब यहां से जो प्रश्न बनेंगे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, यह टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस पे है, यहाँ पे आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, क्योंकि यह टॉपिक आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। उससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने 3 टॉपिक कवर किए। फर्स्ट वन क्या था, टाइप ऑफ मिलिंग मशीन कंप्लीट। सेकेंड वन क्या था, अप मिलिंग डाउन मिलिंग कंप्लीट हो गया। थर्ड वन क्या था, मिलिंग ऑपरेशन, क्या है, मिलिंग ऑपरेशन। ये 3 टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। और अब जो हम लोग टॉपिक लेंगे उसको बोलेंगे गियर कटिंग। क्या बोलेंगे बालक, गियर कटिंग ऑपरेशन। और गियर कटिंग ऑपरेशन में डिवाइडिंग हेड क्या होगा, इंडेक्सिंग क्या होगा, इंडेक्स प्लेट क्या होगा, ठीक है, क्रैंक क्या होगा, सेक्टर आर्म क्या होता है, वम गियर क्या होगा, वम व्हील क्या होगा, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न, आपको पहला प्रश्न यह बताना है कि कटर और आर्बर के बीच में कौन सा टेपर होता है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ जी बोलो क्या होना चाहिए। आप जवाब दोगे ब्राउन एंड शार्प, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो वर्टिकल मिलिंग मशीन कर सकता है। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो वर्टिकल मिलिंग मशीन कर सकता है बट हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन नहीं कर सकता। तो आपका जवाब क्या होगा, सिलेंड्रिकल वर्क पीस का मशीन। सिलेंड्रिकल वर्क पीस की मशीनिंग हॉरिजॉन्टल वाला कर सकता है, जबकि वर्टिकल वाला कर सकता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाला नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमने आपसे बात किया स्ट्रेडल मिलिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे कि अगर एक ही आर्बर पर 2 सेम डायमीटर के कटर लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल मिलिंग। और अगर एक ही आर्बर पर 2 से ज्यादा मिलिंग कटर लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग मिलिंग। क्या बोलेंगे, गैंग मिलिंग। किस मिलिंग कटर का यूज करके पार्टिंग ऑफ करते हैं या वर्कपीस को कट कर देते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, सा मिलिंग। क्या जवाब होगा, सा मिलिंग। टेबल के ऊपर टी स्लॉट बनाने के लिए कौन सा कटर का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, टी स्लॉट मिलिंग कटर। हाँ जी क्या होगा, टी स्लॉट मिलिंग कटर। चलिए अब डिवाइडिंग हेड, अब हमारा आखिरी टॉपिक है मिलिंग मशीन का, जो कि थोड़ा सा और आसान है। देखो कैसे, यह क्या लिखा है, आप क्या बोलोगे, 2 1/21, यही है ना। अगर हमने बोला 3 1/21, या आप इसको पढ़ोगे तो आप यही पढ़ोगे, लेकिन इसका एक बेसिक मतलब होता है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, जो पूरा का पूरा डिजिट होता है ये कितना है, 2, तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्रैंक का 2 रोटेशन। देखो अभी हम बताते हैं क्या है, बस पहले इसका मतलब समझ लो। क्रैंक का 2 रोटेशन में 21 होल सर्कल, क्या बोलेंगे, 21 होल सर्कल में लीड कितना देना है, 1 देना है। 1 आगे जाना है, लीड का मतलब बढ़त, आगे जाना है। यहाँ पे देखो मान लो 11 है यहाँ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे,
क्रैंक का कितना रोटेशन, 3 रोटेशन, 1 2 एंड 3। क्रैंक का 3 रोटेशन, 21 होल सर्कल में कितना आगे जाना है, 11 होल को आपको क्या करना है, आगे जाना है। तो यह आपको एग्जाम में बहुत जगह पूछा गया है, आपको बता दूं इवन गेट के एग्जाम में भी पूछा गया है सवाल। तो आप अभी कुछ नहीं समझ पा रहे होगे इसका मतलब, लेकिन आपको केवल और केवल हमारे साथ आधे से 1 घंटा रहना है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिवाइडिंग हेड और इंडेक्सिंग मेथड को समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। चलिए, मैंने आपसे बोला था कि जब आप कोई किताब खोलते हो, समझना बात को, बहुत बेसिक है, अब हाई कॉन्सेप्ट में हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक कभी भी नहीं कहा पूरा मिलिंग मशीन खत्म होने वाला, मैंने आपको हाई कंसंट्रेशन की बात नहीं करी, लेकिन यहाँ पे आपको हाई कंसंट्रेशन अचीव करना ही होगा। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले आप देखो यहाँ लिखा गया है इंडेक्स, क्या लिखा गया है बालक, इंडेक्स। जब आप कोई बुक खोलते हो तो पहले लेफ्ट साइड में इंडेक्स होता है, और इंडेक्स में होता क्या है कि उस इंडेक्स में इस टॉपिक को क्या किया जाता है, बांटा जाता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे। इसका मतलब इंडेक्स का मतलब है बंटवारा। ठीक है, किसी बुक को बांटने के लिए इंडेक्स दिया गया। उसी तरीके से डिवाइडिंग हेड, डिवाइडिंग हेड एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि मिलिंग मशीन पर ऑक्सिलरी, ठीक है, मतलब अलग से लगाया जाता है। ठीक है, अलग से लगाया जाता है, जिसके कारण हम वर्क पीस को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यह एक वर्क पीस है, इसको 4 भागों में बांट दो। आप क्या करोगे, ऐसे 90 डिग्री के 4 बन गए, 1 पार्ट 2। मैंने कहा 8 में बांटो, तो आप क्या करोगे, 2 लाइन और खींच दिए। अब मैंने कहा इसको 37 डिवाइड कर दो, 37 भागों में बांट दो। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, यह पूरा का पूरा पेरीफेरी कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। आप क्या करोगे, 37 से डिवाइड करो, जितना आएगा उतने डिग्री पे आप बांटना शुरू करो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ते जाते हैं तो यह चीजें और जटिल होती जाती हैं। तो इसी जटिलता को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने किसकी खोज किया, डिवाइडिंग हेड। डिवाइडिंग हेड एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वर्क पीस को इक्वली भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या कहा कि पहले एक वर्क पीस है, इसको 2 भागों में बांटो, बहुत आसान है। आपने क्या किया, एक लाइन खींचा इधर इधर। फिर मैंने कहा इसको 4 भागों में बांटो, आपने कहा ये। फिर मैंने कहा 8 भागों में बांटो, फिर आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। फिर मैंने कहा इसको 37 भागों में डिवाइड करो। अब आप रुक गए। अब आप क्या करोगे, रुक जाओगे, क्योंकि ये तो आसान था। इसका मतलब है जब आपको वर्कपीस को ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन में बांटना होता है तो आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। इसका मतलब है अगर वर्क पीस को आपको 37 डिवीजन में डिवाइड करना है तो एक मेथड का यूज करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या करेंगे, अगर आपको कोई गियर बनाना है बालक, और गियर पे दांते कितने बनाने हैं, गियर पे दांते कितने बनाने हैं, 37। अगर आपको 37 दांते बनाने हैं तो आप क्या कहोगे कि हमसे नहीं होगा, होगा। देखो कैसे, इसीलिए एक मेथड है जिसका नाम है डिवाइडिंग हेड। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। द डिवाइडिंग हेड इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू द मिलिंग मशीन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो कि एडिशनली लगाया जाता है मिलिंग मशीन पे। यह सामान्य रूप से डिवाइडिंग हेड लगता नहीं है, डिवाइडिंग हेड हम आप अलग से लगाते हैं। जैसे मैंने लेथ मशीन बताया था, फेस प्लेट, फेस प्लेट क्या हमेशा लगा होता है क्या, नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप क्या लगाओगे, फेस प्लेट। अगर आपका काम 3 जा चक से चल जा रहा है तो फेस प्लेट लगाने की क्या जरूरत है। अगर आपका काम 4 जा से चल जा रहा है तो आपको फेस प्लेट लगाने की क्या जरूरत है।
लेकिन अगर आपको गियर की कटिंग करनी है मिलिंग मशीन पर, समझना बात को, अगर आपको गियर बनाना है मिलिंग मशीन पर, तो आपको डिवाइडिंग हेड उसके टेबल पे लगाना ही पड़ेगा। और इसी को बोलेंगे डिवाइडिंग हेड इंपॉर्टेंट एक्चुअली ऑफ मिलिंग मशीन। इट्स मेन फंक्शन क्या है? इज टू डिवाइड का मतलब है इंडेक्स द पेरिफेरी ऑफ द वर्क पीस इनटू इक्वल डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब है जो आपका वर्क पीस है उस वर्क पीस की पेरिफेरी का मतलब क्या होगा? उसकी परिधि को इक्वली भागों में डिवाइड करने के लिए हम क्या बनाते हैं बालक? डिवाइडिंग हेड का यूज। अब दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग एन इंडेक्स प्लेट। ठीक है, इसको हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं क्या? इंडेक्स प्लेट। क्या बोलेंगे बालक? इंडेक्स प्लेट। ध्यान से सुनो, इंडेक्स प्लेट क्या होता है या डिवाइडिंग हेड क्या होता है, इन सारी बातें को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको केवल एक बात नोटिस करना है कि डिवाइडिंग हेड का बेसिक काम क्या है? किसी भी वर्क पीस को इक्वली भागों में डिवाइड करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग करते किससे है? डिवाइडिंग हेड। चलिए, अब इस डिवाइडिंग हेड के कुछ पार्ट होंगे, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले आप यहाँ पे आओ। ठीक है, क्या करेंगे? आप थोड़ा सा कॉपी लेंगे और पेन लेंगे और आप कुछ बातों को समझेंगे। ध्यान से देखो, एक प्लेट होता है। ठीक है, एक प्लेट होता है, यहां एक बीच में स्लॉट बना होता है। इस प्लेट को बोलते हैं इंडेक्स प्लेट। क्या बोलते हैं बालक? इंडेक्स प्लेट। इसको पढ़ा कैसे जाता है मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। इस पूरे इंडेक्स प्लेट पे बहुत छोटे छोटे होल्स बने होते। क्या बने होते हैं? होल्स। देखो कैसे, मान लो ठीक है, आप बनाते चलो। चलो एक और आप बनाते हैं लास्ट। तो ऐसे प्लेट को हम बोलते हैं इंडेक्स प्लेट। क्या बोलते हैं बालक? इंडेक्स प्लेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मान लो इस इंडेक्स प्लेट के होल्स को हम मिलाते हुए एक लाइन खींचे, दूसरा, थर्ड वन एंड। ठीक है, अब समझना इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, मान लो यह पहला वाला होल है। ठीक है, पहला वाला होल बने हुए इस सर्कल को क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, जो इसके सेंटर से बाहर है। ध्यान से देखो, जो इसके सेंटर से बाहर है मतलब जो सब यहां से आप चलना शुरू करोगे, यहां से चलना शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? यह मिलेगा। इसका मतलब इसका नंबर मैं रख दे रहा हूं नंबर 1। क्या है यह? नंबर 1। इसके बाद आप यहां से चलोगे तो यह कौन मिलेगा? यह वाला, इसको बोलेंगे नंबर 2। यहाँ पे आप चलेंगे तो इसको बोलेंगे नंबर 3। यहाँ पे आप चलेंगे तो इसको बोलेंगे नंबर। ठीक है, आप देख पा रहे हो सेंटर से जो पहला वाला होल सर्कल मिला 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4। ठीक है, अब इसको बोलेंगे इंडेक्स प्लेट। ये पूरा का पूरा क्या है? इंडेक्स प्लेट है। ठीक है, इंडेक्स प्लेट है। ध्यान से देखो, अब इसको पढ़ने का तरीका ध्यान से देखना। मान लो एक नंबर के सर्कल में, समझना बात को बहुत ध्यान से, हाई कंसंट्रेशन पे रहना। एक नंबर के होल में, यह एक नंबर का होल है, इस होल्स को मिलाने के लिए एक सर्कल बनाया मैंने ब्लैक कलर से, देख पा रहे हो? तो इसको बोलेंगे होल सर्कल। क्या बोलेंगे? जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है उसको क्या पढ़ेंगे? होल सर्कल। होल सर्कल, छिद्र वृत्त। ठीक है,
अब एक नंबर होल सर्कल में कितने होल बने हुए हैं, समझ पा रहे हो? एक नंबर के सर्कल में कितने होल्स बने हुए हैं। अगर मैं यह बोलूं कि एक नंबर का होल सर्कल जो है, एक नंबर का होल सर्कल में कितने होल्स बने हुए, मान लो 16, कितने बने हुए? 16। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? एक नंबर होल सर्कल में कितने होल्स हैं? 16। वन नंबर होल सर्कल में कितने होल्स हैं? 16। अब आप मान लो दूसरे नंबर पे आ गए, दूसरे नंबर के होल सर्कल में ज्यादा होल्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? टू नंबर होल सर्कल में, टू नंबर होल सर्कल में कितने होल्स हैं? मान लो 24। कितने हैं? 24। फिर आगे आओ, अगर आप यहाँ 3 नंबर पे पहुंचते हो, 3 नंबर पे आप देख पा रहे हो, ये 3 नंबर पहुंचते हो, 3 नंबर पे पहुंचने पर होता क्या है कि आप क्या लिखोगे? 3 होल सर्कल में, 3 होल सर्कल में ये कितने छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं? मान लो मैंने बोला 34। अब मैं इसी तरीके से लिखूंगा, फिर से बोलो, अब आप समझ पा रहे हो बात को। आप क्या लिखोगे? 4 होल सर्कल में, कौन सा होल सर्कल है? 4 होल सर्कल में कितने होल्स बने? मान लो 38। कितने बने? 38। तो अगर हमने बोला कि 1 होल सर्कल, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस तरफ की। मैंने बोला 2 होल सर्कल यहाँ पे, 3 होल सर्कल यहाँ पे, 4 होल सर्कल यहाँ पे। अब अभी आपने सीखा कैसे? 1 2 3 4 से, ठीक है। लेकिन इसको एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं कि 1 होल सर्कल में कितने होल्स हैं? 16। मतलब 1 वाले में कितने हैं? 16 है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बोला जाता है 16 होल सर्कल। ठीक है, समझना। अभी मैंने आपको इसलिए ऐसे लिख के बताया ताकि आप बेसिक बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब है अगर हमने बोला 16 होल सर्कल, इसका केवल एक मतलब है, समझना बात को। अगर मैंने बोला 16 होल सर्कल, इसका मतलब है कि इस इंडेक्स प्लेट में, इस इंडेक्स प्लेट में एक सर्कल ऐसा है जिसमें कितने होल्स बने हुए हैं? 16। फिर से समझो, अगर मैंने बोला 16 होल सर्कल, इसका मतलब है इस इंडेक्स प्लेट में, इस इंडेक्स प्लेट में एक होल सर्कल ऐसा है जिसमें कितने होल्स बने हुए हैं? 24 होल सर्कल। का मतलब क्या हो गया कि इस इंडेक्स प्लेट में एक सर्कल ऐसा, देखो होल सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल में कितने होल्स हैं। अगर मैंने बोला 16 होल सर्कल, इसका मतलब है कि एक सर्कल बनाया आपने और इसमें कितने होल्स हैं। ये तो बात हुआ। होल सर्कल का मतलब आपने एक सर्कल बनाया इंडेक्स प्लेट में और उसमें कितने नंबर ऑफ होल्स हैं, वही कहानी कहता है कौन? होल सर्कल। ठीक है, तो इस इंडेक्स प्लेट में क्या बना होता है? होल सर्कल। ठीक है, फिर से देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि थोड़ा सा आसान है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य से पढ़ाई करो। मैंने क्या बोला? 16 होल सर्कल। क्या बालक? 16 होल सर्कल। इसका मतलब समझो कि इस इंडेक्स प्लेट में, इस इंडेक्स प्लेट में एक सर्कल ऐसा है जिसमें कितने होल बने हुए हैं? कितने बने हुए हैं? 16 बने हुए हैं। चलिए, अभी इतनी बात आप जान लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स प्लेट। क्या बोलेंगे बालक? इंडेक्स प्लेट। चलिए, अब आपको मैं एक सवाल बोलता हूं, ध्यान से देखो, बहुत ही छोटा सा सवाल है। चलिए, मान लो आपने एक वर्कपीस इस पर बांधा हुआ है, ठीक है, आपका वर्कपीस। अब यहां पे आपका कटर है,
यह कौन सी मशीन होगी? आप नाम बताओ जरा फटाक से। आप क्या बोलोगे? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। हॉरिजेंटल मिलिंग, ठीक है, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। आपका कटर हो गया, कटर रोटेट भी कर रहा है। यह आपका वर्क पीस है। और यह वर्क पीस कैसा है आपको बता दूं थोड़ा सा, कुछ बार टाइप का वर्क पीस है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक चीज जानते हो कि यह वर्कपीस हमेशा किस पर रखा होगा? किसी टेबल पे रखा होगा। या किस पर रखा है? टेबल पर रखा हुआ है। अब अगर इसकी साइड व्यू की मैं बात करूं, ध्यान से देखो आपको बनाना कैसे। अगर आपका वर्कपीस कुछ ऐसा ही होगा, या यह वाला वर्कपीस अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा ही होगा। हमने कहा कि आपको इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बनाना का मतलब है आपको इस स्क्वायर शेप को आपको इस सर्कुलर टाइप को किसमें बनाना है? स्क्वायर में बनाना है। सर्किल को किसमें कन्वर्ट करना है? स्क्वायर में। इसका मतलब क्या है कि आपको जो कटिंग करना होगा वो कैसे करना होगा? आप क्या करोगे? इस फेस को, इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को। इसका मतलब है अगर आप इतना मटेरियल, यहाँ पे इतना मटेरियल, यहाँ पे इतना मटेरियल और इतना मटेरियल अगर कट कर दोगे इस वर्कपीस से, अगर इस वर्कपीस से इतना और इस तरफ इतना मटेरियल कट कर दोगे तो इसका साइज कैसा बन जाएगा? अगर ये कुछ लेंथ में होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब जो आपका वर्कपीस था बार टाइप का, वो किस टाइप का बन जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का कन्वर्जन करना है, मतलब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना, तब हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। तब हम क्या यूज करते हैं? मिलिंग कटर। और इस मिलिंग कटर के द्वारा हमको इस शेप के वर्कपीस को किसमें बदलना है? इस शेप में। और इसको बदलने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, यह लेथ मशीन पे हो पाएगा नहीं। किस पे होगा? आपका मिलिंग कटर पे। मिलिंग मशीन पे आप क्या करोगे? इस सतह आसानी से बना सकते हो। देखो कैसे, वहीं पे आपको बनाना है। ठीक है, आइए। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे फेसेस को बनाने हैं, किसी भी बार टाइप के वर्कपीस को आपको या तो 4 में बनाना है, या तो 6 में बनाना है, या तो 8 फेस में बनाना है। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। और उस बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग, और वह हम सीखेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में है, आपको समझ में भी आएगा। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे है, ठीक है, दूसरी बात यह है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्सिंग प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसको जरा पढ़ते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया पड़ेगा। इंडेक्सिंग वह प्रोसेस है, इंडेक्सिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वर्कपीस की, इंडेक्सिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वर्कपीस की पेरिफेरी को एक्यूरेसी से अनेक इक्वल भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वर्कपीस के पेरिफेरी के जो डिवाइडेशन के लिए मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको मैंने बोला था कि आपका वर्कपीस है, अगर आपको उसको बांटना है तो आप किसी एंगल से क्या करते? तो बांट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गियर या मिलिंग कटर के दांतों का विभाजन, इसका मतलब है गियर जब बनता है तो उसके बीच में टीथ होते हैं और टीथ के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो गियर या टीथ के बीचों का जो डिवीजन होता है, या फिर मिलिंग कटर के बीच में जो डिवीजन होता है, या ड्रिल, रीमर और टैप के फ्लूट के बीच में जो डिवीजन होता है, उन सबको हम किसके द्वारा बनाते हैं? इंडेक्सिंग के द्वारा। दांतों फ्लूट का बराबर दूरी पर विभाजन करना, इसका मतलब है जो गियर के दांते होते हैं उनको बराबर दूरी पर विभाजित करना एक महत्वपूर्ण काम होता है। और इस कार्य के लिए आपको जो आपकी कार्य कुशलता होगी वह क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप यह डिवाइडिंग सही से नहीं कर पाओगे तो गियर हो
चाहे आपका मिलिंग कटर हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे रीमर हो, चाहे टैप हो, यह सभी चीजें बन नहीं पाएंगी। चलिए ठीक है। अब ओके, अब हमने बोला इस कार्य के लिए जिस मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलेंगे, एक्सिंग हेड बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग हेड। ठीक है, और डिवाइडिंग हेड कितने प्रकार का होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो है अभी तक जितनी बातों को पढ़े हो, 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट वन है टाइप ऑफ मिलिंग मशीन, सेकंड वन है आपका अप मिलिंग डाउन मिलिंग, थर्ड वन है आपका, थर्ड वन क्या है, मिलिंग ऑपरेशन। और मिलिंग ऑपरेशन में जो लास्ट टॉपिक है वह है गियर कटिंग। और गियर कटिंग में अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब वर्कपीस की पेरिफेरी को इक्वली भागों में डिवाइड करने का प्रोसेस। और उस प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, विभाजक शीर्ष या फिर डिवाइडिंग हेड। और डिवाइडिंग हेड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, लेथ मशीन के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं नोट किए हुए वो दिमाग में होना चाहिए। सेकेंड वन, अभी तक मिलिंग मशीन जितना हमने पढ़ा रखा है उसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अगला टॉपिक जो बनेगा वह है आपका क्या, डिवाइडिंग हेड, जिससे हम इंडेक्सिंग से गियर कट करेंगे। कोशिश करना क्लास करने से पहले अगर मन करे तो एक बार डिवाइडिंग हेड के इमेज को देख लेना दिमाग से, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।